हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिंग। माय नेम इज संजीव कुमारी। डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से शुरू होकर एनस पर खत्म होती है, एंड डिफरेंट एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड जो कि 3 पेयर्स होते हैं, लीवर एंड पैनक्रियास के बारे में स्टडी कर ली है। और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, यानी फूड को ग्रहण करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वह क्या करते हैं, कटिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग के द्वारा फूड को मैस्टिकेट करते हैं। उसके बाद ये जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं और फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलस कहते हैं। और उस बोलस को टंग के द्वारा नीचे पुश कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीग्लूटिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को स्वेलिंग भी कहते हैं, यानी हिंदी में इसे कहते हैं निगलना। यानी फूड का निगलना क्या कहलाता है, डीग्लूटिशन कहलाता है। डीग्लूटिशन के बाद यह बोलस कहाँ आती है, ईसोफेगस में आती है। दिस इज ईसोफेगस। इसे फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा फूड डाउनवर्ड आते हैं और स्टोमक में चले जाते हैं। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिससे एचसीएल का सेक्रेशन होता है। यहाँ म्यूकस की लेयर भी होती है जो एचसीएल और एक्टिव पेप्सिन से स्टोमक की रक्षा करती है। उसके बाद एचसीएल क्या करती है, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने में मदद करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यह किस प्रकार से आती है, ड्यूडेनम से होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, जिससे भोजन जो है कहाँ एंटर करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जेजुनम एंड इलियम। फूड के अधिकांश भाग का डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन भी इलियम एंड जेजुनम वाले पार्ट में हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को डिफिकेशन या इजेशन भी कहते हैं। तो इन सब की स्टडी हम लोगों ने डिटेल में कर ली है और अब हम जानेंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वह किस प्रकार से होती है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accomplished by mechanical and chemical process। डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से पूरी होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा। मैकेनिकल प्रोसेसेस में क्या होती है, मैस्टिकेशन, डीग्लूटिशन एंड पेरिस्टाल्सिस। मैस्टिकेशन किसे कहते हैं, च्यूइंग की प्रोसेस से कहते हैं, यानी जब टीथ के द्वारा फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है उसे मैस्टिकेशन कहते हैं। एंड डीग्लूटिशन यानी स्वेलिंग फूड पार्टिकल्स को जब सलाइवा के द्वारा मिक्स करके एक बोलस की फॉर्मेशन की जाती है। बोलस को टंग के द्वारा जब नीचे पुश किया जाता है, इसी प्रोसेस को डीग्लूटिशन कहते हैं, यानी किसी भोजन को निगलना, उसे ही डीग्लूटिशन कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस किसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल में जो एक वेव की फॉर्मेशन होती है, यानी इस प्रकार से एक वेव की फॉर्मेशन होती है। फूड पार्टिकल्स जैसे यहाँ पहुंच गए तो यहाँ की वॉल क्या है, रिलैक्स हो गई यानी फैल गई। फिर फूड पार्टिकल्स यहाँ से पास हो गए तो यहाँ की वॉल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसी तरह से यहाँ इसोफेगस में फूड डाउनवर्ड पास होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से फूड इसोफेगस से स्टोमक में आती है। डाइजेशन की प्रोसेस में हमने क्या देखा कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के अलावा डाइजेशन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में भी होती है। मैकेनिकल प्रोसेस में हमने देखा कि कोई भी एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन हो रही है फूड पार्टिकल्स की। या केमिकल प्रोसेस जो है वह एंजाइम्स के द्वारा होती है। केमिकल प्रोसेस जो है वह एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। एंजाइम्स सेक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं वह डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर नेचुरल प्रोटीनेसिस केमिकल कंपाउंड। एंजाइम्स क्या है, नेचुरल
प्रोटीनेसिस कंपाउंड है, यानी कि यह प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, यह बायोकैटालिस्ट की तरह एक्ट करती है, यानी यह किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है, लेकिन इसमें अपने आप में कोई चेंज नहीं आता, यह अनचेंज्ड रहती है, लेकिन बायोकैटालिस्ट के रूप में यह बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, यह पर्टिकुलर एंजाइम किसी खास न्यूट्रिएंट पर ही काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव इन पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेंपरेचर, दैट इज 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जो एंजाइम होते हैं यह किसी खास रेंज के टेम्परेचर पर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा इफेक्टिव है। एंड पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी, यानी यह किसी पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी पर भी निर्भर करती है। अब हम जानेंगे माउथ में किस प्रकार से डाइजेशन होती है। डाइजेशन इन माउथ, यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या आएगा? मैस्टिकेशन, जिसे च्यूइंग भी कहते हैं। यह मैस्टिकेशन यानी कि फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यह टीथ के द्वारा की जाती है और इसमें बाइटिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग शामिल है। अब आते हैं केमिकल डाइजेशन। टू एंजाइम्स सैलिवरी अमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज पार्टिसिपेट्स। केमिकल डाइजेशन में दो तरह के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके नाम है सैलिवरी अमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज। दो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनके नाम है सैलिवरी अमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज। सैलिवरी अमाइलेज का काम क्या है? सैलिवरी अमाइलेज इनिशिएट्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। माउथ में सैलिवरी अमाइलेज क्या करती है? स्टार्च का ब्रेकडाउन करती है। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है सैलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में। सैलिवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं और इसे अल्फा अमाइलेज भी कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, और यह स्टार्च को इसमें कन्वर्ट कर देती है माल्टोज में। स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड है और ये इसे कन्वर्ट कर देती है डाइसैकेराइड में। माल्टोज डाइसैकेराइड है। इस प्रकार से सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा सिर्फ 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज किया जाता है, यानी सिर्फ 30% स्टार्च की डाइजेशन हो पाती है, बाकी 70% स्टार्च की डाइजेशन इंटेस्टाइन में होती है। अब एक नजर डालते हैं सलाइवा के कॉम्पोजिशन पर। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, इसमें 99.5% वाटर होती है एंड 0.5% सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अगर यह क्लोराइड आयन सैलिवरी अमाइलेज के लिए कोफैक्टर का काम करता है, यानी सैलिवरी अमाइलेज तभी काम करेगा जब यह क्लोराइड आयन उसमें प्रेजेंट होगा। अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट ना हो तब क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ क्लोराइड आयन इन सैलिवरी अमाइलेज यह स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि अगर सैलिवरी अमाइलेज में क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। सलाइवा में एंजाइम के रूप में लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं। अगर हमारे फूड पार्टिकल्स में बैक्टीरिया एंटर कर जाए तो यह उसे किल कर देती है और हमें प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज lingual lipase is secreted by lingual glands in the tongue, यानी lingual lipase जो कि टंग के lingual gland से सेक्रेट होती है, यह फैट के डाइजेशन में मदद करती है, लेकिन यह यहाँ पर बहुत इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती है। इसे इफेक्टिवली वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और यह स्वेलिंग के बाद, यानी जब फूड पार्टिकल्स स्टोमक में एंटर करती है तभी यह प्रॉपर वे में वर्क कर पाती है। यहाँ यह बहुत इफेक्टिव नहीं है, यानी कि माउथ में यह इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। माउथ के बाद अब आते हैं स्टोमक पे। अब स्टोमक में किस तरह से डाइजेशन होती है? डाइजेशन इन स्टोमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टोमक में 4 से 5 घंटे तक फूड स्टोर रहते हैं। इंक्लूड्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। स्टोमक में
मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। यहाँ पर दोनों प्रकार के डाइजेशन होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन इसमें क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट। मैकेनिकल डाइजेशन में चर्निंग मूवमेंट होती है। यह चर्निंग मूवमेंट किस प्रकार की होती है, यह चक्की पीसने जैसी मूवमेंट होती है। इसमें सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप याद कीजिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गट के ट्रांसवर्स सेक्शन में 4 लेयर्स पाए जाते हैं। सबसे आउटर लेयर है शिरोसा, फिर मैस्कुलरिस जिसमें कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स पाए जाते हैं। एंड इसके अलावे स्टोमक में इन दोनों लेयर्स के अलावे ऑब्लिक मसल्स भी पाए जाते हैं। और थर्ड लेयर कौन सी थी, सब म्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर म्यूकोसा। तो मैकेनिकल डाइजेशन में ये तीनों लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक मसल्स। इस तीनों मसल्स की मूवमेंट के द्वारा HCl जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो HCl सेक्रेट करते हैं। इस तीनों मसल्स के चर्निंग मूवमेंट के कारण यह जो बोलस इसोफेगस से स्टोमक में आई है, यह अच्छी तरह से मिक्स कर दी जाती है। यह जो बोलस इसोफेगस से स्टोमक में आई है, इसे एसिड में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। यह काइन क्या है, एसिडिक फूड है। इस स्टोमक में चर्निंग मूवमेंट किस प्रकार से होती है, यह दोनों स्फिंक्टर जो है, जिसे कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, यह पहली वाली जो स्फिंक्टर है इसे कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, और यह पाइलोरिक स्फिंक्टर है। यह दोनों टाइटली बंद रहते हैं और यहाँ अंदर में चर्निंग मूवमेंट चलती रहती है, यानी कि ग्राइंडिंग का काम चलता रहता है। और इस ग्राइंडिंग के काम से फूड पार्टिकल्स में एसिड मिक्स कर दिए जाते हैं। और अब इस एसिडिक फूड पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इसे काइन कहते हैं। तो यह हो गई मैकेनिकल डाइजेशन। और अब आते हैं केमिकल डाइजेशन पे। केमिकल डाइजेशन में क्या कुछ होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, एंड डाइजेशन ऑफ फैट, और फैट का भी डाइजेशन होता है। लेकिन मेनली यहाँ स्टोमक में प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, यानी ना के बराबर होता है। अब हम थोड़ा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में जान लें। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, म्यूकोसा में जो प्रोमिनेंट फोल्ड पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। यह फिगर गैस्ट्रिक ग्लैंड की है। यह क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और यह गैस्ट्रिक पिट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के नेक पर म्यूकस नेक सेल पाए जाते हैं, म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। और इसके पैराइटल सरफेस पर यानी पेरीफेरी पर ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल पाए जाते हैं, जो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर की सेक्रेशन करते हैं। और यह है जाइमोजेनिक और चिप सेल। चिप सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नंबर्स में सबसे ज्यादा होते हैं। यह जाइमोजेन और चिप सेल क्या सेक्रेट करते हैं, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन यानी इनएक्टिव पेप्सिनोजेन सेक्रेट करते हैं। अब देखते हैं म्यूकस सेल की रोल क्या है। म्यूकस सेल सेक्रेट म्यूकस, यह म्यूकस सेक्रेट करती है। म्यूकस लुब्रिकेट्स द फूड, म्यूकस का काम क्या है, यह फूड को लुब्रिकेट करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस जो है वह फूड को लुब्रिकेट कर देती है और यह स्टोमक की लाइनिंग को गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेक्रेशन से यानी गैस्ट्रिक जूस के डिफरेंट कंपोनेंट से इसको प्रोटेक्ट करती है। अगर स्टोमक में म्यूकस की सेक्रेशन ना हो तो HCl क्या करेगी, HCl इसे गला सकती है। तो HCl स्टोमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड को डाइजेस्ट कर सकती है। यह म्यूकस क्या करती है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है HCl एवं पेप्सिन से। अब हम जानते हैं रोल ऑफ HCl। HCl कहाँ से सेक्रेट होती है, HCl ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से सेक्रेट होती है। इसके रोल क्या है, मेंटेन एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक, स्टोमक के एसिडिक पीएच को यह HCl ही मेंटेन करता है। यह स्टोमक की पीएच को 1.8 पर मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन, यह जाइमोजेन के एक्टिवेशन में हेल्प करता है और यह क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है।
किल बैक्टीरिया। हम जो फूड खाते हैं उसमें अगर बैक्टीरिया भी आ जाए तो यह HCl क्या करती है, उसे किल कर देती है। नेक्स्ट, कन्वर्ट Fe3+ Fe2+। या Fe3+ को यानी आयरन के फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। यह Fe2+ क्या करती है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगर यह काम HCl ना कर, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। यह हीमोग्लोबिन क्या है, RBC का कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन का अगर फॉर्मेशन नहीं होता है तो RBC की साइज छोटी हो जाएगी, जिसके कारण हमारे मैक्रोफेजेज उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उन्हें किल कर देंगे। इस तरह से हमारे RBC की संख्या कम होती जाएगी, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी। और इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यह एनीमिया RBC के साइज छोटी होने के कारण हुई है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब जानेंगे रोल ऑफ गैस्ट्रोइंट्रिंसिक फैक्टर, इसे CIF भी कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर की सेक्रेशन ऑक्सिनेटिक या पैरेटल सेल से होती है। इसका रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोल ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBC। यह RBC की मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन B12 ना हो तब क्या होगा, तब RBC जो है वो मैच्योर नहीं कर पाएगी, यानी इमेच्योर ही रह जाएगी। और इमेच्योर RBC साइज में बड़ी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह इमेच्योर RBC है जो साइज में बड़ी है, और यह मैच्योर RBC है जो कि साइज में छोटी है, और इसकी शेप भी चेंज हो गई है। अगर विटामिन B12 नहीं हो तो हमारे ब्लड में जो RBC पाए जाएंगे वह बहुत बड़े बड़े साइज के पाए जाएंगे, और इन्हें भी हमारे मैक्रोफेजेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और इन्हें भी किल कर दिया जाएगा। और ऐसे में भी हमें एनीमिया हो जाएगी, और उस एनीमिया को क्या कहेंगे, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यह चूंकि RBC के बड़े साइज होने के कारण एनीमिया हुई है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, मैक्रोसिटिक। इट लीड्स टू मैक्रोसिटिक एनीमिया। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टोमक में मेनली प्रोटीन की डाइजेशन होती है, और यहाँ पर लिपिड की डाइजेशन बहुत कम होती है। तो यह किस तरह से प्रोटीन की डाइजेशन करती है, पेप्सिनोजेन। ओजेन जिसमें लगा है, ओजेन शब्द जिसमें लगा है वह इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पेप्सिनोजेन में ओजेन फॉर्म है, ओजेन फॉर्म पेप्सिनोजेन या HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। पेप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि HCl के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आप यह भी सोच सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम्स ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में क्यों सेक्रेट होती है, क्योंकि अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होंगे तो यह HCl जो है वह इसे ही डाइजेस्ट कर देगी, इसलिए यह इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होते हैं। अब क्या होता है, अब यह पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं। यानी यह पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड की चेन है, यानी इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, उसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में यह चेंज कर देता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और इसे सिंपलर फॉर्म में कौन चेंज कर रहा है, पेप्सिन। अब आते हैं नंबर सेकंड, प्रोरेनिन। यह भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, और इसे HCl क्या कर रही है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। रेनिन इज एक्टिव फॉर्म। यह रेनिन जो है वह किडनी वाली रेनिन नहीं है, यह डिफरेंट है, इसमें डबल एन है, इसलिए इसे आप कंफ्यूज ना करें। अब यह रेनिन क्या करती है, मिल्क प्रोटीन दैट इज केशिन, केशिन को रेनिन क्या करती है, पाराकेसिन में चेंज कर देती है। और यह पाराकेसिन क्या है, कैल्शियम के प्रेजेंस में यह कैल्शियम पाराकेसिनेट में चेंज हो जाती है। कैल्शियम पाराकेसिनेट दैट मीन्स कि दूध का थक्का बन जाना, कर्डलिंग हो जाती है, यानी दही के रूप में जम जाती है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज पाराकेसिनेट। रेनिन जो है वह छोटे बच्चों में पाई जाने वाली एंजाइम है, यह एडल्ट में एब्सेंट होती है। अगर यह एडल्ट में एब्सेंट होती है तो हमारे अंदर ये दूध का थक्का बनाना, इस काम को कौन करता है, यह काम हमारे अंदर HCl करता है, पर बच्चों में यह काम रेनिन करता है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेनिन एंजाइम किसमें पाई जाती है, तो आप आंसर करेंगे इन्फेंट्स, क्योंकि यह एडल्ट में एब्सेंट होती है। और अब कैल्शियम पाराकेसिनेट को पेप्सिन किसमें कन्वर्ट करती है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स नेग्लिजिबल इन ह्यूमन स्टोमक। लिपिड की डाइजेशन
बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है ड्यू टू पीएच वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज लिपिड। गैस्ट्रिक लाइपेज यह क्या करती है, लिपिड को ट्राइग्लिसराइड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स में चेंज कर देती है और यहाँ पर पीएच कितनी होती है 4 to 6। पीएच के कारण ही स्टोमक में लिपिड की डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। यह सिर्फ इसे क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में चेंज कर देती है। लिपिड की डाइजेशन फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल के रूप में होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं लिपिड को, यहाँ पर प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं हो पा रही है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बिकॉज इट्स एपिथेलियल सेल्स आर इम्परमिएबल टू मोस्ट मटेरियल्स। स्टोमक में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं क्योंकि यहाँ जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वह ज्यादातर मटेरियल के लिए इम्परमिएबल होते हैं, यानी कि वह ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने ही नहीं देते जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो सके। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की साइज थोड़ी बड़ी होती है जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में अंदर नहीं जा पाते। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूकस सेल्स ऑफ द स्टोमक एब्जॉर्ब्स some water, iron and short chain fatty acids as well as certain drugs and alcohol। स्टोमक की म्यूकस सेल्स में क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर, आयरन एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, उसके साथ साथ ड्रग्स एंड अल्कोहल भी एब्जॉर्ब होते हैं। ड्रग्स दैट मीन्स वो नशे वाली ड्रग्स नहीं, यह मेडिसिन में जो ड्रग्स लिए जाते हैं उस ड्रग्स की बात हो रही है। और यहाँ अल्कोहल भी एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, यानी जब ड्रिंक लेते हैं यानी अल्कोहल लेते हैं तो वह जल्दी चढ़ती है क्योंकि वह स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए उसका असर जल्दी होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेनली स्टडी कर लिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन माउथ एंड स्टोमक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।